तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी से पॉलिटिकल एनकाउंटर की। नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल इनकाउंटर। पॉलिटिकल इनकाउंटर में सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये कार्यक्रम बनाने का हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये है कि देश में जो राजनीतिक पटल पर चीज़ें चल रही हैं उनमें क्या संभावनाएं हैं या क्या संभावनाएं नई तराशी जा रही हैं। 2014 से लगातार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी में एक भारतीय जनता पार्टी नई भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभरी है, तब से ही लगातार विपक्षी पार्टियां तमाम हथकंडे अपनाकर, वो चाहे अलायंस के जरिए, वो चाहे जनता के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी नए फॉर्मूले लेकर आती हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराई जा सके। लेकिन फिलहाल 2024 चल रहा है और 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाई है, वो अभी थमती तो नजर नहीं आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ समय पहले जैसे कहा था कि वैश्विक पटल पर भारत को 2047 में उस जगह पर ले आकर रखेंगे जहां पर भारत विकासशील नहीं एक विकसित देश की ओर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल इनकाउंटर में उस चेहरे की जिसने 2012 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की जब उत्तर प्रदेश में शपथ ली, उसके बाद से उस चेहरे ने भी मुड़कर नहीं देखा। भले ही प्रदेश में 2 बार हार मिली है, लेकिन वो चेहरा एक नए चेहरे के रूप में उभरा है और सभी पार्टियां जानती हैं कि वो चेहरा ऐसा है जो एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर उभरेगा। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। 2012 में पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का ताज उनके सर पर सजा था। मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में सरकार का नेतृत्व किया। 2012 में जिनके सर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज सजा था। कई ऐसे काम किए जिसको आज भी वो गिनाते हैं, जनता के बीच भी जाते हैं तो अपने उन कामों को अक्सर वो गिनाया करते हैं। लेकिन 2017 में जिस तरीके की हार समाजवादी पार्टी को मिली थी, वो शायद अखिलेश यादव भी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो बात आज भी अखिलेश यादव को चुभती है कि विकास करने के बाद भी वो शायद अपने काम का प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कर पाए। और 2017 के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी हार झेल रही है, शिकस्त झेल रही है। लेकिन 2024 में वो समय आया लोकसभा में जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सांसद भेजे। दूसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनकर संतोष करना पड़ा। लेकिन आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की वो दोस्ती जो वो लगातार 2017 के चुनावों से करते आ रही हैं। लेकिन उस दोस्ती का दांव खेलकर अखिलेश यादव कितने फ्रंट फुट पर आए या कितने बैकफुट पर गए, इस पर आज हम आकलन करेंगे। अपना एक समीकरण हम बताएंगे कि किस तरीके से अखिलेश यादव लगातार 2017 के बाद से चुनावी रण में तो गए, लेकिन वो ताज पाने के लिए आज भी बेताब हैं जो 2012 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उनके सर पर सजा था। 2017 में राहुल गांधी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अखिलेश यादव ने एक संदेश देने की कोशिश की कि 2 युवा चेहरे प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से धड़ाम होती समाजवादी पार्टी गिरी थी और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वो सूफड़ा साफ किया था जो लगातार 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश में चला आ रहा था। समाजवादी पार्टी की
सरकार बनती थी, उसके बाद बसपा की सरकार बनती थी, फिर सपा बनती थी, फिर बसपा बनती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 और 2022 में वो तिलिस्म को तोड़ा। योगी आदित्यनाथ के रूप में एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिला जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चला। बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसने वो बात जगाई कि जो सभी पार्टियां 20% अल्पसंख्यकों के वोट पर टिकी होती थी और नई एक ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को जगाया, सनातन प्रथा को जनता के बीच में लेके गई। वो चाहे अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा रहा हो, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से लगातार जनता के बीच में वो संदेश लेती नजर आई। लेकिन 2024 में जनता ने बताया कि हिंदुत्व का एक एजेंडा एक तरफ, विकास का एजेंडा एक तरफ। भारतीय जनता पार्टी को सीटों को कुछ नुकसान तो 2024 में हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनी है। लेकिन अब हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। 2017 में राहुल गांधी के साथ दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया था, लेकिन बदले में समाजवादी पार्टी को एक करारी शिकस्त मिली थी। मात्र 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई थी। 7 सीट जो है वो कांग्रेस को मिली थी और इसके बाद से ही ये दोस्ती का हाथ लगभग छूटता नजर आया। लेकिन अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि दोस्ती में नियम शर्तें नहीं होती हैं, दोस्ती बड़े दिल से करनी चाहिए और दोस्ती में एक बार हाथ मिला लिया तो फिर हाथ हटना नहीं चाहिए। लेकिन 2019 का वो समय आया जब सपा और बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की फिर से एक बार दोस्ती हुई। लंबे अंतराल से मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच में वो जो एक दीवार खड़ी थी, उसको अखिलेश यादव ने हटाने का काम किया था, गिराने का काम किया था कि 2019 में जब ये जोड़ी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लौट के आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद गिर जाए। लेकिन जनता को शायद कुछ और मंजूर था, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया था। समाजवादी पार्टी जहां 2019 में मात्र 5 सांसदों से के आंकड़े को पार नहीं कर पाई, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 0 से 10 का सफर तय कर लिया। यानी कि फर्श से अर्श पर बहुजन समाज पार्टी पहुंची और समाजवादी पार्टी 5 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन ये दोस्ती भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। अखिलेश यादव कहते हैं कि 10 सांसद उनको हमारी वजह से मिले और हम सिर्फ 5 पर सिमट गए। उनकी जो वोट बैंक है बसपा की, उन्होंने शायद समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, ऐसा अखिलेश यादव अक्सर कहते हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी अक्सर ये कहती हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो चाहते ही नहीं थे कि बहुजन समाज पार्टी को फायदा हो। आखिर ये दोस्ती जो है ये भी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, आम चुनावों के बाद फिर से टूट गई। लेकिन 2022 का वो समय आया जब अखिलेश यादव को लगा कि सीटों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जनता के दिलों में फिर से कैसे राज किया जा सकता है, क्योंकि 5 साल पूरे प्रदेश में कर रही थी सरकार, तो वहीं 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में नेतृत्व कर रही थी। अखिलेश यादव को लग रहा था कि कोरोना जैसी महामारी के बाद अब इस बार जब चुनाव होंगे तो शायद नतीजे बदलते नजर आए। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो जनता चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने से पहले, चुनावों से ठीक पहले, अखिलेश यादव ने अपने तर्कश से कुछ तीर निकाले और फिर से दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन इस बार दोस्ती ना राहुल गांधी से की गई और ना ही मायावती से की गई। इस बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया कुछ ऐसे चेहरों के साथ जो शायद दिखते तो ताकतवर थे, लेकिन जमीनी धरातल पर उनके वोट बैंक उस तरीके की नहीं थे जो सरकार बना सकते थे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को उनका अच्छा साथ मिलता तो अखिलेश यादव को ऐसा लगता था कि सरकार बन सकती है। समय निकल रहा था और चुनाव पास आ रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव को लग रहा था कि इस बार अगर दोस्ती पक्की हुई तो सरकार बनती नजर आ रही है। और कुछ ऐसे ही चेहरे थे जो अखिलेश यादव अपनी तर्कश में जोड़ रहे थे।
कई ऐसे चेहरों से बात की गई, लेकिन शायद वो कामयाबी नहीं मिली। दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विकेट गिरा। विकेट था स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर। और इस बार जब भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा तो वो सिर्फ चेहरा देखा उन्होंने अखिलेश यादव का, वो चेहरा जो विकास की तरफ प्रयत्नशील था। और समाजवादी पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाथ मिलाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि सत्ता से जब वो फर्श पर पहुंच रहे हैं तो ऐसी पार्टी के साथ जा रहे हैं जिसने लंबे समय तक सरकार में रहकर जनता का साथ दिया है। लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कुछ ऐसे चेहरे आने वाले थे जिससे अखिलेश यादव को लगता था कि ये न सिर्फ जमीनी धरातल पर हमारा साथ देंगे, बल्कि ये वो चेहरे हैं जो युवा भी हैं, जिनके अंदर जोश भी है। तो सबसे पहला नाम जो सामने आया वो पल्लवी पटेल का था, जो कि अपना दल एस यानी अपना दल सोने लाल की पार्टी हुआ करती थी, जिसका दो फाड़ हो चुका है। एक बहन पल्लवी पटेल हैं तो दूसरी बहन अनुप्रिया पटेल हैं, जो कि प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सहयोगी पार्टी हैं। पल्लवी पटेल को अपनी तरफ लाकर अखिलेश यादव ने एक संदेश देने की कोशिश की गई कि दो फाड़ तो हर जगह है। उसके बाद हाथ मिलाया ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी के साथ। ये वो पार्टी थी जिसने हर पार्टी का, एक तरह से देखा जाए हर पार्टी के साथ ये भी एक गठबंधन की तरह रह चुकी थी। बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाकर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 2 साल रह चुके थे। मंत्री पद का त्याग करके उन्होंने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया था। और सबसे बड़ा नाम जयंत चौधरी, जिनके बाबा खुद प्रधानमंत्री रहे थे, पिता सांसद रहे, मंत्री रहे और खुद भी वो सांसद थे। लेकिन 2019 के चुनावों में जयंत चौधरी को हार मिली थी। इस बार राहुल गांधी के साथ जैसे मजबूती से अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था, वैसा ही हाथ 2022 में जयंत चौधरी के साथ मिलाया। और अखिलेश यादव ने खुद राज्यसभा भेजकर जयंत चौधरी को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि दोस्ती में अगर हमने पहला हाथ बढ़ाया है तो दोस्ती का पहला जो उसूल है दूसरों को आगे बढ़ाना, वो अखिलेश यादव ने करके दिखाया। आम चुनावों में फायदा भी हुआ। जयंत चौधरी की पार्टी को 8 सीटें मिली, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 6 सीटें मिली और अखिलेश यादव की पार्टी को 111 सीटें मिली। सबसे बड़ा विस्फोट अनुप्रिया पटेल ने कर दिया, पल्लवी पटेल ने कर दिया, जिन्होंने केशव मौर्य यानी कि वो पुरोधा जिसने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के द्वार तक पहुंचाया और उप मुख्यमंत्री बने। ये विकेट ऐसा गिरा कि भारतीय जनता पार्टी की अंदर खेमों में भी ये आग लग गई कि आखिर ऐसा समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी में क्या कर दिया कि पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी की इस बार भी नहीं बन सकी और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती है। एक बार फिर से दोस्ती में दरार आई और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के तमाम साथी बिखर गए। ओम प्रकाश राजभर ने फिर से अखिलेश यादव का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः वो चले गए और मंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन जयंत चौधरी, जिन पर अखिलेश यादव सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उन्होंने भी 2024 के चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। अखिलेश यादव लगातार ये प्रेशर की पॉलिटिक्स, शायद जो सभी उनके साथी हैं, अति महत्वाकांक्षा जो होती है उसको पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं रहेंगे तब तक आप अपने साथियों को खुश नहीं कर सकेंगे। सबकी अपनी खुद की महत्वाकांक्षा है, लेकिन जब वो महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है, तब शायद आपके पास रखने को या समेटने को कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले सभी विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर से आपस में हाथ मिलाने की सोची, लेकिन इस बार तमाम वो नियम और शर्तें थी जिसको दोस्ती का जामा पहनाना शायद अगर कहा जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि तमाम पार्टियां चाहती थी इस गठबंधन के लिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से सत्ता से दूर करा जाए और खुद सत्ता पर काबिज हुआ जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में नुकसान तो हुआ, लेकिन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही फिर से आ गई। अब 2025
की तरफ हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और 2025 में एक बड़ा चुनाव दिल्ली चुनाव है और दिल्ली चुनाव से ठीक पहले दोस्ती टूटते हुए फिर से नजर आ रही, क्योंकि 2024 में भी हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात बनती दिख नहीं रही थी। अखिलेश यादव या तृणमूल कांग्रेस से अगर हम कहें तो ममता बनर्जी ने भी तमाम वो कोशिशें की, लेकिन कांग्रेस के सूखे हुए रुख से टीएमसी ने भी खुद को अलग करना ही बेहतर समझा था। लेकिन इस आज की जो कार्यक्रम है इसमें हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि अखिलेश यादव ने 2017 से लेकर 24 तक तमाम बार वो दोस्ती का हाथ उठाया है, जिससे शायद दूसरे जो साथी हैं, दूसरा जो पार्टी है उसके साथ हाथ मिलाकर सत्ता की राह कैसे तराशी जाए वो तो संभावना तराशने की कोशिश हर बार की गई, लेकिन सत्ता पर काबिज नहीं हो सके और परिणाम ये रहा कि दोस्ती तो टूटी, लेकिन दूसरा जो खेमा था उसने दोस्त के उस साथी को अपने तरफ खींच लिया जो साथी शायद कभी इस तरफ हुआ करता था। हालांकि ये दोस्ती है और दोस्ती इम्तिहान लेती है और यही हमारा एक मोटो भी है आज के कार्यक्रम का कि दोस्ती का हाथ आप फैलाते हैं, आप बढ़ाते हैं, लेकिन उसको कितने समय तक आप अपने पास रख पाते हैं ये एक बड़ी कला है। लेकिन अखिलेश यादव तमाम बार ये कहते हुए मंचों पर दिखते हैं कि दोस्ती का हाथ एक बार अगर हमने बढ़ा दिया तो फिर हाथ पीछे खींचना हमने सीखा नहीं है और दोस्तों को बराबरी के साथ लेकर चलना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हालांकि उनके साथी क्या कहते हैं ये भी एक अलग बात है, वो एक अलग तर्क देते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि अखिलेश यादव ने अगर दोस्ती का हाथ कभी बढ़ाया है तो उस दोस्ती धर्म को भी निभाया है जिसमें शायद कोई नियम शर्तें नहीं होनी चाहिए। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम दिल्ली चुनाव से जुड़ी वो बातें करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने लगातार 10 वर्षों तक दिल्ली का नेतृत्व जिस तरीके से किया है, बीच में कई रुकावटें आई, उनके कुछ साथियों को जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, लेकिन उसके बावजूद इस बार दिल्ली चुनाव में कितनी सीटें अरविंद केजरीवाल को मिलती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर आक्रामक है, उससे अरविंद केजरीवाल कितनी निजात पा पाएंगे जनता के बीच, वो कौन से वादे, कौन से अपने जो किए गए कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, उनको जनता तक दिखाएंगे, ये एक बड़ी बात होगी। अगले शो में इस पर बात होगी। तब तक दीजिए हमको इजाजत, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे पॉलिटिकल इनकाउंटर के साथ।